सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट सी ऑफ फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ एन आइडियलाइज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस विच वाज एक्चुअली आस्क्ड इन IPHO इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2021। और जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि इसका हमने पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी चैनल पे सॉल्व करके डाला है। कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार में डालो तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से टुकड़ों में इसको अपन डाल रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इसका जो पार्ट सी है वो हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि किसी लेंस का फोकल लेंथ पूछा गया है। ठीक है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके जो प्रीवियस दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों लगभग 20-20 मिनट्स के हैं, तो आप उनको देखोगे उसके बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो के टोटल 3 पार्ट्स रहने जा रहे हैं। पहला पार्ट रहेगा कि हाउ टू रीड अ प्रॉब्लम लाइक अ प्रो, और दूसरा इसका सॉल्यूशन, और तीसरा जो सॉल्यूशन ओलंपियाड वालों ने दिया है अपन थोड़ा उसको भी कंपेयर करेंगे। मतलब आंसर थोड़ा सा मैं आंसर देख के ऐसा लगता है ओलंपियाड वाले का आंसर थोड़ा सा अलग है और हमारा थोड़ा कुछ अलग लगेगा आपको देखने में। साइन का डिफरेंस लगेगा एक्चुअली, प्लस माइनस का। तो वही क्लैरिफाई करना एंड में जाके कि दोनों आंसर एक्चुअली सेम है, ताकि कोई बच्चा फिर कमेंट में आके ना बोले कि सर वहाँ तो माइनस था, आपके माइनस नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस वीडियो के टोटल 3 पार्ट्स रहने वाले हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बहुत गहरी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। कहता है, क्या कहता है कवि, क्या कहता है समझते हैं। देखो, तो कवि कहता है कि वन वॉन्ट्स टू बिल्ड अ डिवाइस टू फोकस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस। ठीक है, देखा जाए तो ये जो पार्ट है ना, इस पूरे क्वेश्चन की जान है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसको नाम इन लोगों ने दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस पार्ट सी में जाके पूछा है। ठीक है, तो समझ लो इस क्वेश्चन की जो जान है वो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक, फॉर उन बच्चों के लिए जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इतना तो पढ़ा, आगे बढ़ता हूँ। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, द रिंग इज सिचुएटेड परपेंडिकुलरली टू जेड एक्सिस। आसान भाषा में ये जो आपको दिख रहा है ये जेड एक्सिस है। ठीक, फिर वी हैव अ सोर्स दैट प्रोड्यूसेस ऑन डिमांड पैकेट्स ऑफ नॉन रिलेविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको बिना फालतू में ये होशियारी नहीं मारनी है कि वाह मुझे तो रिलेटिविटी भी आती है तो मैं यहाँ रिलेटिविटी भी लगाऊं। इतनी होशियारी यहाँ पर आपको नहीं मारनी, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और जिनको रिलेटिविटी आती है उनके लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर नॉन रिलेटिविस्टिक का ये मतलब है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ। कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली, है ना। दिस इज काइनेटिक एनर्जी k.E। फिर आगे बढ़ता हूँ। v इज वेलोसिटी एंड दे लीव द सोर्स प्रिसाइजली कंट्रोल मोमेंट्स। ठीक है, ये कुछ समझ नहीं आया, इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहा, आपको समझ में आया तो आप बताना। ठीक है, इसका मतलब। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, द सिस्टम इज प्रोग्राम्ड सो दैट द रिंग इज चार्ज न्यूट्रल मोस्ट ऑफ द टाइम। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फायर किया है ना, ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा रिंग को अप्रोच कर रहा है ना, जब ये ऐसे रिंग को अप्रोच कर रहा है तो रिंग न्यूट्रल है। तो सीधी सी बात है, अगर रिंग न्यूट्रल है तो इस रिंग ने इस इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया होगा। तो इस वजह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पाथ है वो आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो रिंग जो है वो न्यूट्रल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आगे कहता है बट इट चार्ज बिकम्स स्मॉल q व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर। ठीक है, क्या कह रहा है ये? देखो भाई, ये कहता है यहाँ से यहाँ तक तो रिंग पे कोई चार्ज नहीं था। कहाँ से कहाँ तक?
ये यहाँ से यहाँ तक तो रिंग पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन को एंटर करता है, इस रीजन को, तो रिंग जो है चार्ज हो जाती है। मतलब कि ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, कहाँ तक, इस जगह तक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में आएगा, और जैसे ही यहाँ से ये इस रीजन को एंटर करेगा, रिंग में एक चार्ज आ जाता है। ठीक, फिर पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वापस से पढ़ें। द सिस्टम इज प्रोग्राम्ड सो दैट द रिंग इज चार्ज न्यूट्रल मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इट्स चार्ज बिकम्स क्यू व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर देन अ डिस्टेंस d/2। अब व्हाट इज डी एक्चुअली कोई रीजन है जो कि इन लोगों ने यहाँ डायग्राम में मार्क किया है, समझाया भी है, पढ़ेंगे आगे तो और समझ में आएगा। फ्रॉम द प्लेन ऑफ द रिंग, इसको ये लोग एक्टिव रीजन बोल रहे हैं। ठीक है, आसान भाषा में ये कोई इमेजिनरी रीजन है, ये कोई इमेजिनरी स्पेस है, और इन लोगों ने इस तरीके से सेटअप किया है जब ये इलेक्ट्रॉन इस इमेजिनरी स्पेस को एंटर करेगा तो ही रिंग को स्विच ऑन किया जाएगा। रिंग को स्विच ऑन करने का मतलब रिंग पर चार्ज आ जाएगा Q। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अच्छा भला यहाँ से ऐसे उड़ता हुआ आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ऐसा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन को एंटर करता है, हम रिंग पर एक चार्ज Q ऑन कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही रिंग पर चार्ज Q ऑन होता होगा, सीधी सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स आ जाता होगा, और उसी फोर्स की वजह से ऐसा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ, क्या लिखा है। इन द पार्ट सी, ठीक है, इसी पार्ट की बात कर रहा है। अज्यूम दैट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग भी बोल सकता था, प्रोसेस आर इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब जिस मोमेंट पर स्विच ऑन किया, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर रिंग पर चार्ज Q आ चुका है। ठीक है, ऐसा हमको मानना है, और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तुरंत पूरा का पूरा चार्ज गायब हो जाता है। ठीक, और आगे एक और बात लिखी है जो कि अगेन रिलेटिविटी से रिलेटेड है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। कहता है कि ये भी मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पूरे के पूरे स्पेस को इंस्टेंटेनियसली फिल कर देती है। अब इसका क्या मतलब है, ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो भी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, उनको भी एक्चुअली अप्लाई होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो कह रहा है कि इस चीज़ को भी यहाँ पर इग्नोर करो। ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, जिस मोमेंट पर चार्ज Q इस पर दिया गया है एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ठीक है, और वैसे मान भी सकते हैं भाई, इत्तू सी तो रिंग है ना। अब इत्तू सी रिंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा विद द स्पीड ऑफ लाइट तो थोड़ी ना इतना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है। फिर इसके आगे जो बातें लिखी हुई हैं वो हमारे सिलेबस वाली हैं, ये समझ में आएंगी। कहता है वन कैन नेग्लेक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से टपका, सिंपल है, EM वेव वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें, या फिर EMI की बात करें, है ना, तो ऐसे चैप्टर्स में आपको समझाया जाता है कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, अगर एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो सकती है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन का जो प्रोसेस है वो इतना फास्ट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हुआ है, या छोड़ो मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिंपल आसान शब्दों में बोलता हूँ, जो एकदम आसान शब्द हैं वो ये हैं कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो कि इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है, ये मान के यहाँ पर चलना है। अब हो सकता है कोई बच्चे को डाउट हो, जैसा टाइम वेरिंग कैसे, तो भाई टाइम वेरिंग ऐसे कि पहले जो रिंग थी वो स्विच ऑफ थी, मतलब पहले ज़ीरो फील्ड था, फिर ज़ीरो से अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है तो ये टाइम वेरिंग ही तो हुआ ना, समय के साथ बदला ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है कि इस समय के साथ बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक,
अच्छा, यहाँ ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था मैंने, ठीक है, और यहाँ जो ऊपर ई लिखा हुआ है ये काइनेटिक एनर्जी है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दो दो ई आ सकते हैं कभी कभी गलती से, इस वजह से मैंने इसको पहले से के बोल दिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ, एंड अज्यूम दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ ना क्वेश्चन इसी की हेल्प से सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है देखो, दोबारा पढ़ो, अज्यूम दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है, देखो भाइयों और बहनों देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब ऐसे कुछ आएगा लेट से v वेलोसिटी से, देन फिर ये इस रीजन को एंटर करेगा। जब रीजन को एंटर करेगा तो ऐसा थोड़ा सा बेंड होगा, है ना। तो इस बेंडिंग के समय आप हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है, मैं अपने शब्द बहुत कंट्रोल करके बोलता हूँ लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसा निकल जाता है ना। तो फिर से सुनो, मैंने बोला है जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। हाँ, बस मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक वैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति आपसे यही कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है आप उसको कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पहुँचेगा तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बिफोर एंड आफ्टर तो सेम रहेगी, एक बात मानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ होगा, वाई वाली वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो मैंने क्वेश्चन इतने प्यार से आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इस लायक बना देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। तो अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन की क्या वर्किंग रहने वाली है। उसके बाद मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार वीडियो पॉज करना और एक बार ट्राई करके देखना, मैं गारंटी ले रहा हूँ बन जाएगा, ठीक है, गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, ध्यान रखना। देखो मुझे क्या पता करना है, मुझे ये फोकल लेंथ पता करना है, ठीक है, इसी को ये लोग फोकल लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। ये मैं जानना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरी वर्किंग क्या होनी चाहिए, मेरी वर्किंग ये होनी चाहिए कि देखो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो सेम ही रहेगा, इसको v मान लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ vy आ चुका होगा, ठीक है। अब इस vy के लिए ना मैं क्या कह रहा हूँ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा लो अलॉन्ग y। तो अगर अलॉन्ग y इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओगे तो इम्पल्स तो इसका आया होगा qe का, है ना, जो qe नाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा। थोड़ा इसका 3D व्यू अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा रिंग है ये, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, और हम ये मान रहे हैं कि जो रिंग है ना वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो रिंग के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पर ऐसा एक डाउनवर्ड पुश आ चुका होगा, रिपल्शन, जो कि क्या रहा होगा, जो कि रहा होगा Q इंटू ई, ऐसा एक पुश होता होगा इस पर डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इस फोर्स की वजह से ही तो इसको vy मिला होगा ना, ज़रा सोचो, ये जो फोर्स आया Q इंटू ई, इसी की वजह से तो इसको vy मिला होगा। तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ इस फोर्स का इम्पल्स E इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग y। तो y के अलॉन्ग जो मोमेंटम है वो mvy हो जाएगा, और इनिशियल क्या था 0। प्लस माइनस आपको लेफ्ट राइट में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया मन में लिख के, ठीक है। तो यहाँ से vy निकाल सकते हो आप। अब किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा सर ये टाइम का क्या करूँ, यार बड़ा सिंपल है। टाइम मतलब कि वो टाइम जिस समय तक ये वाला फोर्स लगा है इस पर, और ये वाला फोर्स कब तक लगा है, ये वाला फोर्स सिर्फ तब तक लगा है जब तक ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस एक्टिव रीजन को क्रॉस नहीं कर दिया। ये एक्टिव रीजन तो इतना है ना, तो जब इस इलेक्ट्रॉन ने इसको क्रॉस कर दिया होगा तो यहाँ से यहाँ तक बस इस पर फोर्स लगा होगा। तो ये टाइम निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, समझ में आता होगा, ठीक। तो ये लो मैं यहाँ पे टाइम भी लिख दे रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो वर्किंग क्या रहेगी, ठीक है। इसके जब और इसका जो कैलकुलेशन है इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने इसके पार्ट बी में कैलकुलेट किया था। पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, याद होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आर स्क्वायर आया था, और इस पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूँ यूजिंग माइनस डी वी बाई डी आर।
माइनस में खा जा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, जो कि आएगा 2q बीटा r। ठीक है, तो अब वर्किंग क्या रहेगी, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम आपको पता है, इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको वी वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि वी वाई आपको अगर मिल गया तो वी वाई मिलने से आप ये एंगल निकाल सकते हो, है ना। ये जो एंगल है इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी। और अगर यहाँ से tan थीटा आ गया तो आप फिर इसको भी थीटा बोल सकते हो। और आप ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, r दिया हुआ था। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे फोकल लेंथ पूछी जा रही है, तो फोकल लेंथ ये होगा। तो tan थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना है, देन फिर इसी tan थीटा को इस ट्राइंगल से रख देना है, जो कि कितना होगा r/f। ठीक, तो लगभग देखा जाए तो 90% तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, बाकी 10% का काम आपका है बस। तो एक बार यहाँ पर वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो, बन जाएगा। मुझे लगता है काफ़ी आसान हो चुका है अब, है ना। जो टफ़ चीज़ें वो तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी हैं। तो एक बार पॉज करो और जब अगर बन जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ हाँ सर उसके आगे बन गया था। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ। तो अब मैं वीडियो रिज्यूम कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों से बन गया, मतलब कुछ ना कुछ आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब आंसर क्या है देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये सब मिटाऊँ पहले, वापस से लिखूँगा मैं। हाँ, तो यहाँ वैल्यूज़ रखने जा रहा हूँ मैं, तो ई की जगह ई रहने दिया, और कैपिटल ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रखा मैंने 2q बीटा आर। और टाइम की बात करूँ तो टाइम है d/v इज इक्वल टू था एम वी वाई, तो उस m को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया वी वाई। ठीक, अब मैं सिंपल लिखूँगा यहाँ पर कि जो tan थीटा होता होगा, मैं थोड़ा समझदार हूँ, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क क्या बोलूँ, मैं नहीं लिख रहा मैं tan थीटा, मैं cot थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ पता करना है ना, तो मैं डायरेक्टली cot थीटा लिख रहा हूँ। तो cot थीटा लिखा मैंने यहाँ पर, जो कि हो जाएगा v अपॉन वी वाई। ठीक है, और cot थीटा मैं ये वाले ट्राइंगल से क्या बोल सकता हूँ, f/r। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट फोकल लेंथ मिल गया। ठीक, अब कोई ये मत बोलना सर आपने चीटिंग की, हमको tan यूज़ करवाया, खुद cot यूज़ कर लिया। तो इतना तो खुद भी सोच सकते थे आप लोग, है ना, कि कहाँ समझदारी दिखानी कहाँ पे नहीं। तो फोकल लेंथ यहाँ से कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ से आ जा रहा है v इंटू r/vy, ऐसा आ रहा है। अब बस vy का वैल्यू रखना है, तो जब मैं vy का वैल्यू रखूँगा तो देख सकते हो स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा vy का वैल्यू रखा तो वो क्या है 2e/q बीटा d ऊपर mv²। ठीक है, ऊपर बनेगा mv², कुछ नहीं किया, वैल्यू रखा है बस। अब ये जो ये हिस्सा है mv² वाला पार्ट, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना ऑलरेडी, ये काइनेटिक एनर्जी था mv²/2, ये रहा ये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सिंबल है वो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, कैपिटल E। तो ये यहाँ से हमको फोकल लेंथ देखा जाए तो ऑलमोस्ट पता चल चुकी है। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आ रही कितनी, E/QE बीटा D। तो ये इसका फोकल लेंथ आ गया। ठीक है, अब देखो ये फोकल लेंथ क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बोले तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये कॉन्वेक्स की तरह। ठीक है, समझ में आता होगा। यहाँ पर हमने रिंग पर क्या चार्ज माना है, नेगेटिव। तो ये सब मान के हमने सॉल्व किया है। ठीक है, मैंने मतलब रिकॉल करवा दिया आपको। तो ये इसका समझ लो कौन सा C1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं C2 की तरफ। मान के चलता हूँ जब आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा तो आपका भी यही आंसर आया होगा। ठीक, अब आते हैं इसके C2 में। C2 में क्या कहता है, देखो एक्चुअली C2 कहीं ऊपर से चालू हो रहा है, ये यहाँ से चालू हो रहा है C2। C1 पता नहीं आपने पढ़ा था कि नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी थी पढ़ने की, बिना इसको पढ़े ही सॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन इतना ज़्यादा कर दिया था, है ना। फिर भी एक बार पढ़ ले रहे हैं। कहता है फोकल लेंथ बताओ, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये मान लो f का वैल्यू d से बहुत ज़्यादा है। अपना जो आंसर है वो बीटा, जो कि B1 में सॉल्व किया था, और अदर नोन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्लेन करना।
तो ठीक है, वही सब हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो C1 अपन ने सॉल्व कर लिया। अब C2 के लिए पढ़ते हैं इसको। तो C2 में कहता है कि रियलिटी में जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी ना Z एक्सिस के पैरेलल आता होगा, है ना। ये जो सेटअप है यहाँ पर तो हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। अब वो कहना चाह रहा है कि असली में ज़रूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे रखा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का सोर्स यहीं पे रखा हो। क्या पता इलेक्ट्रॉन का सोर्स यहाँ पे होता हो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता हो, ये बोलना चाह रहा है C2 में। ठीक है, तो पहले तो मैं एक नया डायग्राम बनाऊंगा C2 के लिए। तो ये बनाया मैंने एक नया डायग्राम C2 के लिए। ये हो गई रिंग, सॉरी ये रिंग नहीं, ये एक्टिव रीजन हो गया। और मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट है। अब लेंस की तरह इसको डील करना है तो ऑब्जेक्ट ही बोलूँगा मैं, या फिर सोर्स बोल सकता हूँ मैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एमिट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है फिर। तो कहता है इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन सोर्स इज प्लेस्ड ऑन द जेड एक्सिस। तो ये हमने जेड एक्सिस के ऊपर ही सोर्स को प्लेस कर दिया है। एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस b है, रिंग के सेंटर से भी है। थोड़ा और आगे ले जाऊं यहाँ से, हाँ, तो ये पूरा डिस्टेंस b होता है। फिर कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, कंसिडर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर पैरेलल टू द जेड एक्सिस बिफोर रीचिंग द एक्टिव रीजन। ठीक है, पता था हमको पहले से। फिर बट आर एमिटेड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, तो वही बात है जो कि मैंने कहा। फिर कहता है इनका जो एंगल है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो एंगल है वो 1 रेडियन से भी बहुत छोटा है। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को ये गामा बोल रहा है। तो ये कहता है ये जो एंगल है बहुत 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 छोटा है। मतलब फिर से घूम फिर के वही बात आ गई कि देखो भाई, जो भी कुछ पढ़ना है पैराक्सियल रे के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो ये एंगल बहुत बहुत छोटा है। ठीक, फिर आगे बढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है। कहता है फिर इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को कहीं आगे ले जाकर के फोकस कर दिया, कहीं इधर पे फोकस कर दिया। तो इसको मैं इमेज मान लूँगा और कहता है कि इस डिस्टेंस को c मान करके c कैलकुलेट करो और प्रूफ करो कि लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर C2 और C3 में अलग अलग सॉल्व नहीं करूँगा, मैं C2 सॉल्व करना चालू करूँगा और C2 सॉल्व करते करते ऑटोमेटिकली C3 के फॉर्म में अपना आंसर मैं एक्सप्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, किस वेलोसिटी से निकला, v वेलोसिटी से, मानते होगे इस बात को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जस्ट पहुँचने ही वाला है, तो जस्ट पहुँचने के पहले इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती होगी, v cos गामा। अब हमको पता है एंगल बहुत 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 छोटा है, तो एंगल बहुत छोटे होने की वजह से ये जो होता होगा cos गामा, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता होगा 1। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, उसको मैं ऑलमोस्ट v मान सकता हूँ। ठीक है, मतलब फाइनली जब ये बाहर निकल जाएगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v रहेगा। इसका ये मतलब मैंने मान लिया। ठीक है, अब जस्ट बिफोर द एक्टिव रीजन इसके पास इस डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी है। ठीक है, जो कि है v साइन गामा, जिसको कि मैं कहूँगा uy। ऐसा कहा, uy को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, uy यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं, तो uy होना चाहिए v साइन गामा। और क्योंकि एंगल बहुत छोटा है इसलिए मैं इसको सिंपल गामा बोल सकता हूँ। और गामा मैं इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूँ। इस ट्राइंगल से ये जो एंगल गामा है ये हो जाना चाहिए r अपॉन b, ये होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये बना v r बाय b, ऐसा हुआ। तो ये uy आ गया। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल सा फंडा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊंगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी मैं पहले से इधर मान के रखा हूँ vy। फिर से वही करना है भाई, ये एंगल निकालना है, फिर tan थीटा खेलना है, एक बार इधर एक बार उधर, और c आपको पता चल जाएगा। तो अगर अगेन आप चाह रहे हो कि वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लूँ तो कर लेना चाहिए यहाँ पे ट्राई। ठीक है, बाकी मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ अब। ठीक, तो फिर से लगाने जा रहा हूँ मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इम्पल्स, ठीक है, विच इज़ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि थी 2q बीटा आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, उससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं टाइम जो कि होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये पूरा मैंने इम्पल्स लिख दिया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये होना चाहिए चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, कर लेता हूँ चलो। तो फोर्स लगा था नीचे इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा। यहाँ लिखा मैंने फाइनल मोमेंटम विच इज़ m इंटू माइनस वी वाई माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज़ m इंटू यू वाई। तो मान के चलते हैं यहाँ से वी वाई आ जाएगा, कितना आ रहा है वी वाई वैसे यहाँ से, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से वी वाई का वैल्यू हमको मिल रहा है कितना, E2q बीटा आर डी बाय वी बाय एम वी एंड माइनस यू वाई। तो ये वी वाई हमको मिला। अब मैं सोच रहा हूँ यू वाई का वैल्यू भी रख ही दूँ यहाँ पे, है ना। तो यू वाई का वैल्यू रखा मैंने यहाँ से विच इज़ वी आर बाय बी, ऐसा हो गया। तो ये वी वाई आ चुका है। अब सिंपल है, वी वाई आ गया तो फिर से भाई टैन थीटा खेल लो, है ना। चलो यहाँ खेलते हैं इस कोने में, तुम लोग टैन थीटा खेलो, मैं क्या खेलूँगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के अकॉर्डिंग जगह कम पड़ रही है, चलो देखो, कॉट थीटा के अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा कॉट थीटा इज इक्वल टू वी बाय वी वाई, ठीक है। और इस डायग्राम से क्या लिखूँगा कॉट थीटा सी बाय आर, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, कॉट थीटा लिखूँगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो कॉट थीटा लिखूँगा ये वाला डिस्टेंस विच इज़ सी डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि कितना है आर। तो लिखा मैंने यहाँ पर सी बाय आर। तो यहाँ से देखो मुझे सी पता चला, कितना पता चल रहा है सी मुझे, वी इंटू आर अपॉन वी वाई, ऐसा है। पहले भी यही आया था मुझे, ऐसा ध्यान आ रहा है ना। बस वी वाई बदल जाएगा दोनों एक्सप्रेशंस में। तो v की जगह v रहने दिया, r की जगह r रहने दिया, वी वाई जो कि मैंने कैलकुलेट किया था उठा के रखूँगा यहाँ पर। तो वी वाई है कितना, वी वाई इज़ 2eq बीटा आर डी बाय एम वी माइनस वी आर अपॉन बी। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, r कैंसिल हो रहा है, ये r गया। और क्या कर दें, पूरी ऊपर नीचे मैं v मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर ऊपर नीचे v मल्टीप्लाई करूँ, नहीं ऊपर नीचे v से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों v से डिवाइड मार रहा हूँ, तो बनेगा 1/2 बीटा डी बाय एम वी स्क्वायर माइनस 1/b। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा मुझे, फिर से ये इसको मैं क्या बोल पाऊँगा e। तो यहाँ से बना c इज इक्वल टू 1/e³ बीटा डी बाय e माइनस 1/b, ठीक है। और हमको अच्छे से पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये क्या था, ये 1/4 फोकल लेंथ है। देखो ध्यान से, ये देखो फोकल लेंथ कितना है, e/QE बीटा डी, e/QE बीटा डी, है ना। तो ये 1/4 फोकल लेंथ है, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है। तो ये बना 1/1/f माइनस 1/b। तो यहाँ से मुझे लगता नहीं है कि अब मुझे लिखने की ज़रूरत है, फिर भी लिख रहा हूँ मैं। तो ये प्रूफ हो गया जो कि ये लोग हमसे प्रूफ करने को कह रहे थे, है ना। यही प्रूफ करने का है ना कि ये शो करो, तो कर दिया। तो ये समझ के मान के चलते हैं कि वीडियो का जो सेकंड पार्ट था, इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट, वो अपन ने देख लिया। फिर जो थर्ड पार्ट है ओलंपियाड वालों का सॉल्यूशन, वो भी देख लें। देखो सफारी ऑन करना था, क्या ऑन हो गया। तो कहाँ सॉल्व किया है इन लोगों ने, पार्ट सी देखना अपन को।
तो ये देखो, पहली बात तो पार्ट सी में इनका जो फोकल लेंथ है ना, उनके में नेगेटिव दिखता है, ठीक है। अब उनके नेगेटिव दिखने का कारण ये अपना ये दिख रहा है, इनका ये दिख रहा है। इनके नेगेटिव दिखने का कारण ये है कि यहाँ पर ये जो स्मॉल क्यू दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, ये इन लोगों ने इसका साइन नहीं रखा है। हमने पहले ही लॉजिक से पता कर लिया था ना कि अपनी जो रिंग है वो नेगेटिवली चार्ज है ना। तो इन लोगों ने ना एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि रिंग अगर नेगेटिवली चार्ज होती, रिंग, एक मिनट इसको मैं कहीं ओपन करता हूँ क्योंकि ऐसे लिखना मुश्किल पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो मैं कहाँ ज्ञान बांट रहा था, मैं यहाँ पे ज्ञान बांट रहा था। अभी चल क्यों नहीं रहा, एक तो अलग नाटक है इसे अडोब के। अब चलेगा, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना, ये इस पे इन लोगों ने साइन रखा नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है विद अ नेगेटिव। अगर रिंग नेगेटिवली चार्ज होगी तो आप इसको नेगेटिव रखोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने अपने वाले सॉल्यूशन में पहले ही नेगेटिव मान लिया है। ये जो हमारा वाला सॉल्यूशन है इसमें हमने पहले ही नेगेटिव मान लिया है। तो अगर हमने पहले ही नेगेटिव मान लिया है तो पक्की बात है हमारा फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही आएगा ना। या फिर ऐसे समझ लो कि ये भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, मतलब रिपल्शन तो हुआ होगा। और रिपल्शन अगर हुआ होगा मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आता होगा तो वो ऐसे बेंड हो गया होगा, इसका जो पाथ है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ज कर दिया ना, मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है देन फोकल लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, वो सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ पर पहले ही चार्ज रख दिया है, नेगेटिव चार्ज रिंग का, और इन लोगों ने यहाँ पर ये चार्ज जो है इसका साइन नहीं रखा है। तो ये पहली बात बतानी थी। शायद एक ही बात है इसमें बताने वाली, है ना, बाकी तो सब सेम ही दिखेगा। हाँ, बाकी आपका मन हो तो इनका सॉल्यूशन देख लेना। इनके सॉल्यूशन में जो हमने पार्ट बी सॉल्व किया था उसमें इन लोगों ने दो मेथड दिए हैं। एक तो इंटीग्रेशन वाला जो कि मैंने यूज़ किया था, वो वाला इन्होंने भी यूज़ कर रखा है ऑलरेडी, और दूसरा एक गॉस थ्योरम से भी इन लोगों ने इसका पार्ट बी सॉल्व किया है। तो टाइम मिले तो ये भी देख लेना। मान के चलता हूँ आज जो भी कुछ मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन, और मैंने एक तरीके से एक नई चीज़ सीख ली कि अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस जो होता होगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता होगा वो कैसे काम करता होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी स्क्रीनशॉट रख सकते हो। हमारा अगला पार्ट ये रहेगा इस क्वेश्चन का, द रिंग एज अ कैपेसिटर। इसमें D1 D2 है, तो ये भी आपको ट्राई करना हो तो कर लेना। तो जो अगला वीडियो आएगा वो इस पे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।